गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 के सभी छात्रों को सुप्रभात। माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल से मैं एन के शर्मा, आपका हिंदी शिक्षक। पिछली कक्षा में हमने एक बहुत बेहतरीन कविता प्रारंभ की थी, कैदी और कोकिला। जी हाँ, माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हमारे बहुत बड़े क्रांतिकारी भी रहे हैं और इस कविता के लेखक भी हैं, कवि भी हैं। उन्होंने अपनी जेल की यातनाओं का जिक्र करते हुए और अंग्रेजी साम्राज्य से अपने असंतोष को प्रकट करते हुए ये कविता प्रारंभ की थी, जिसमें हमने अभी तक ये पढ़ा था कि कोयल के चीखने का या आधी रात में कोयल के बोलने का कारण जानने के लिए कवि बहुत व्याकुल है और वो उससे पूछता है कि तुम आखिर क्यों इतनी रात में यहाँ पर जाग रही हो, क्या कारण है तुम्हारे यहाँ आने का। वो कहते हैं, अभी तक उन्होंने ये कहा था कि आखिर तुम क्यों जाग रही हो कोकिल, बोलो तो, क्या तुम इस चोर डाकू और गुंडों बदमाशों के रहने के डेरे में क्यों चली आई हो, क्यों हूँ पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या लुटा बुलबुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या तुम कुछ डर के मारे मेरे से मदद मांगने चली आई हो कि तुम जिस धन की, जिस वैभव की तुम रखवाली कर रही थी वो लूट गया है, अर्थात तुम किसी डकैती के भय से मुझसे मदद मांगने के लिए चली आई हो, बहुत दर्द में तुम हो, इसलिए तुम चीख रही हो बचाओ बचाओ, कोई ऐसी मदद की बात तुम्हारे मन में है, कोकिल बोलो तो। आगे वो कवि जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी, उस कवि कोयल से कहते हैं कि क्या हुई बावली, और अगर ये कारण नहीं है तो क्या तुम विक्षिप्त हो गई हो, क्या पागल हो गई हो, क्या हुई बावली, बावली करते हैं यहाँ पर पागल, अर्धरात्रि को चीखी, आखिर आधी रात में तुम्हें कौन बचाने आएगा, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो, या कि तुमने कोई जंगल की आग देख ली। दावानल माने जंगल में अपने आप लगने वाली आग, जो सूखे पत्तों और सूखी लकड़ियों में लग जाती है और बड़ी तेजी से लगती, पूरे जंगल में अपने आप फैल जाती और बहुत तेजी से फैलती, उसकी ऊंची ऊंची लपटें होती हैं जिसे ज्वालाएं कहा कि, या ऐसा है कि तुम पागल हो गई हो, या तुमने कोई दूर में लगी हुई आग देख लिया है जिसे देखकर तुम डर गई हो, तो डर के कारण चीख रही हो, मदद मांगने के लिए चीख रही हो, आखिर तुम आधी रात में क्यों जाग रही हो, क्या देखा, क्या देख न सकती इन जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों, ये है ब्रिटिश राज का गहना। अब कवि इस पद में जो है अपनी स्थिति को बहुत अच्छे ढंग से चित्रित कर रहे हैं। वो उससे कह रहे हैं कि क्या तुम्हें दिखलाई नहीं पड़ता कि मैं कितना मजबूर हूँ, किस तरह से बंदी बना दिया गया हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर तुम मदद मांगने के लिए चीख रही हो, मुझसे आह्वान कर रही हो कि बचाओ बचाओ, तो क्या तुम्हें ये दिखलाई नहीं पड़ता कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, जो जंजीर कवि को बांधी गई है, उन बेड़ियों को कवि ने गहना कहा। गहना क्यों कहा होगा, गहना कहने का अर्थ यह है कि कवि को कोई गंभीर अपराध करने के लिए, लूटपाट डकैती करने के लिए सजा नहीं दी गई कवि को, बल्कि अंग्रेजों ने सजा क्यों दी है कि उन्हें देशभक्ति है, वो अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उन्हें ये सजा दी गई है और ये जंजीर पहना दी गई है। इसलिए ये जंजीर उनके लिए कोई दंड नहीं है, बल्कि ये जो जंजीरें हैं, कवि कहते हैं कि ये तो उनके लिए गहना है, एक आभूषण है। उसे इसीलिए कवि ने यहाँ पर कहा, देख न सकती क्या जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों, ये तो ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ब्रिटिश अकड़ माने घमंड, अंग्रेजों का जो घमंड है, वो सोचते हैं कि भारतीय बहुत कमजोर है, इनको थोड़ा सा अत्याचार के ऊपर किया जाए तो ये पूरी तरह से आज़ादी का नारा छोड़ देंगे, अपने संकल्प को छोड़ देंगे। लेकिन जितने अत्याचार करते हैं, हम अपनी उंगलियों में से बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ देते हैं, लेकिन हम उफ नहीं करते, हम कभी इनके सामने सरेंडर नहीं करते। और कोल्हू एक बहुत बड़ा यंत्र होता है लोहे का, जिससे कुएं का पानी निकाला जाता है, और जुआ इसमें एक शब्द आया, जुआ होता है एक चमड़े का बहुत बड़ा थैला जिसमें पानी भर के पहले निकाला जाता था कुओं से।
तो उसमें जानवरों को लगाया जाता, लेकिन जानवर की जगह अंग्रेज जो हैं इन देशभक्तों को, हमारे क्रांतिकारियों को लगा देते थे, जो बेचारे उस बड़े से यंत्र को अपनी पीठ से यहाँ बांध करके खींचा करते थे जानवर की तरह। लेकिन हम ये सब इसलिए सह रहे हैं अंग्रेजों का अत्याचार, क्योंकि हमें भारत को आज़ाद कराना है और हम अपने संकल्प से कभी पीछे नहीं हटते। तो उसे ही लेखक ने कहा है कि कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, और उस बड़े से यंत्र को खींचने में जो चर्र चर्र की आवाज आती है वही हमारे लिए अब जीवन बन चुका है। और साथ ही साथ हम ब्रिटिश अकड़ का कुआं खाली करते हैं, अर्थात जो लोहे जो चमड़े का बहुत बड़ा एक थैला होता जिससे कुएं से पानी खींचा जाता था, उस जिस तरह से हम कुआं से पानी निकाल के कुएं को खाली कर रहे हैं, एक तरह से हम अंग्रेजों की अकड़ कम कर रहे हैं, अंग्रेजों के घमंड को भी हम कम कर रहे हैं। जब अंग्रेज देखते हैं दंग रह जाते हैं कि किस मिट्टी के बने हैं क्रांतिकारी, भले इतना अत्याचार सह लेते हैं, ठीक से खाना नहीं खाएंगे, लेकिन भारत माता की जय जरूर बोलते हैं, वंदे मातरम जरूर बोलते हैं। तो इस तरह से वो कवि आगे कहते हैं कि खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। आखिर दिन में हमारे पास तो रोने का भी समय नहीं होता, अंग्रेज सिपाही इतना हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि हमें दिन भर काम करना पड़ता है। इसलिए तुम दिन में जब हमसे बात नहीं कर पाती, तो क्या तुम आधी रात पे हमारे जख्मों को सेकने के लिए आई हो, अर्थात हमारे जख्मों पे मरहम लगाने के लिए आई हो? क्या तुम हमारे दुख पर अपना दुख व्यक्त करने आई हो कि तुम कितनी पीड़ा सह रहे हो? ये जो करुणा तुम्हारे मन में जागृत हो गई है, उसको प्रकट करने के लिए क्या तुम हमारे पास चली आई हो? इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह भी इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो कोयल से कवि इस पंक्ति में कहता है कि क्या तुम अपनी करुणा प्रकट करने के लिए, अपना दुख प्रकट करने के लिए आई हो कि दिन में तो हम लोग तुम्हारी बातों को सुन नहीं सकते हैं, ये करुणा का भाव मन में जागृत नहीं हो सकता, इसलिए तुम शायद आधी रात में चली आई हो, कोकिल बोलो तो। अब बहुत सुंदर यहाँ पे अलंकारों का प्रयोग देखना कि क्या दिव्य कविता है, कितना अद्भुत विश्लेषण है कवि का। कालिमा, काला मतलब डार्क, निराशा, चारों तरफ जो है एक निराशा का वातावरण है, उसे कितना सुंदर ढंग से, और अंग्रेजों की जो करनी है, जो अत्याचार है, उसे भी उस कालिमा में से प्रकट किया उन्होंने कि काली तू रजनी भी काली, रजनी अर्थात रात, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की व्याली, तिस पर है गाली, ऐ आली ऐ आली। इस काले संकट सागर पर, इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो इन पंक्तियों में कवि ने चारों तरफ जो निराशा का वातावरण है उसका बड़ा अद्भुत विश्लेषण किया। उसको उन्होंने बताया कि अंधकारी काली रात है, घनी काली रात है, इस काली रात में तेरा भी जो रंग है, कोयल काली होती है तो काला रंग, शासन जो चल रहा है अंग्रेजी शासन, अत्याचारी शासन, उसके सारे कर्म भी काले हैं, अर्थात बहुत अत्याचार और शोषण का ये आतंक का एक वातावरण है, ऐसा एक शासन चल रहा है। और तो और हमारी जो सलाखें हैं जिसमें हम बंद हैं, लोहे की ये सलाखें भी काली, जिन बेड़ियों में हम बंद हैं ये बेड़ियां भी काली, जो टोपी एक कैदियों की एक वेशभूषा होती है, जो ड्रेस दी जाती है, उसमें जो हमारी पूरी की पूरी वेशभूषा है वो भी काली है, जिन जंजीरों में हम बंद हैं वो भी काली है, ओढ़ने का जो एक बिछौना, एक छोटा सा कंबल है वो भी काले रंग का है, अर्थात चारों तरफ केवल एक कालिमा छाई हुई है, एक निराशा का नैराश्यपूर्ण वातावरण है। और थोड़ा सा अगर हम रोने लगे या थोड़ी भी आवाज होती तो बाहर से तुरंत पहरेदार डंडे से ठोक करके कहता है चुप रहो, हल्ला मत करो, गालियों की बौछार होती है। तो ऐसे निराशामय वातावरण में तुम क्यों चली आई? आखिर ऐसे काले सागर में जहाँ चारों तरफ केवल घना अंधकार, निराशा, काला ही काला हो, तो तुम ऐसी जगह पर काले सागर में
क्यों कर हो मदमाती, क्यों चली आई हो? क्या तुम्हें प्राणों का मोह नहीं है कि कोई अंग्रेज तुम्हें भी मार दे? ये तो इनका काम ही ऐसा है कि इन्हें अच्छी चीजें भाती नहीं है। तो क्यों तुम आखिर यहाँ पर मरने के लिए चली आई हो? कोकिल बोलो तो। अब अगले पद में जो है तुलना करते हैं कवि अपने जीवन की, अपनी मजबूरियों को भी बताते हैं और कोयल के जीवन से, उसकी स्वतंत्रता के वातावरण से उसकी तुलना करते हैं, जैसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।